सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक याद करें, फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा था। ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं था, बल्कि खुफिया इदारों की सियासत में मदाखलत, मीडिया पर गैर एलानिया सेंसरशिप, पैमरा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली के खिलाफ था। इस फैसले के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने काजी फैज़ ईसा को सबक सिखाने का फैसला किया और कुछ सहाफ़ियों को इनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैंने बाजवा से इख्तलाफ किया और काजी फैज़ ईसा के खिलाफ साजिश को बेनकाब करने के लिए कॉलम लिख दिया। कॉलम शाया हुआ तो वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने मुझे बुलाया और कहा कि वो काजी फैज़ ईसा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफसोस के इस यकीन दहानी के चंद दिन बाद काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया गया। मुझ पर वाजे हो गया कि तहरीक इंसाफ तबाही से दो चार होने वाली है, क्योंकि जिस जमात ने इंसाफ के इदारे का फैसला तस्लीम करने के बजाय फैसला लिखने वाले को तबाह करने की साजिश की, इसका अपना मुकद्दर तबाही थी। ये तबाही मुझे दीवार पर लिखी नजर आ रही थी, लिहाजा मैंने कॉलम लिखकर वार्निंग दी, लेकिन मेरी वार्निंग पर मुझे गालियां दी गईं। मेरा जवाब सुनकर डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए, मानका किया और एक दफा फिर माफी मांगकर रुखसत हो गए। घर वापस आते हुए मैं सोच रहा था, काश फरवरी 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द न करती, बल्कि इस फैसले पर अमल दरामद कराती, तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ की आइन शिकनी के खिलाफ जस्टिस वक्कार सेठ का फैसला भी 2019 में आया था। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को भी मुस्तरद किया। ये फैसला लिखने वाले जस्टिस वक्कार सेठ ने फौजी अदालतों की सजाओं को मुअत्तल किया, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस वक्कार सेठ के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मेरे जैसे सहाफियों का कसूर सिर्फ ये था कि हम अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मुतालबा करते रहे और तहरीक इंसाफ से गालियां खाते रहे। आज तहरीक इंसाफ वही कह रही है जो हम 2019 में कह रहे थे, लेकिन मसला ये है कि इस पार्टी की क़यादत में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि अपनी गलतियों का खुले दिल से एतराफ करे। खातिर जमा रखिए, जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये सब कुछ आने वाले वक्त में दूसरों के साथ भी होगा। ये दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं और फिर खुद ही इन गड्ढों में गिर जाते हैं। वो झुकी झुकी नजरों के साथ मेरे खिलाफ एक ऐसे जुर्म का एतराफ कर रहा था जिसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। जब इसने तीसरी मर्तबा कहा कि मुझे माफ कर दें, तो मैंने उकताए हुए लहजे में कहा कि भाई साहब, मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप मुझसे बार बार माफी न मांगे। ये सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी। अब मैं माफिया मांगने लगा। किस्सा ये था कि एक सहाफी दोस्त के जरिए पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुझसे मिलना चाहता है। मैं काफी दिन तक टालता रहा। मेरा ख्याल था कि ये भी 9 मई के किसी वाक़े में मुलव्विस होगा और गिरफ्तारी से बचता फिर रहा होगा। सहाफी दोस्त ने कहा, ये कोई आम कारकुन नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों में से एक है। लेकिन अब इसकी सोच में तब्दीली आ गई है और वो पाकिस्तान से जा रहा है, लेकिन जाने से पहले आपसे मिलना चाहता है। कल शाम इसी सहाफी दोस्त के घर मुलाकात का वक्त तय हो गया। मुकर्ररा वक्त पर दोस्त के घर पहुंचा तो वहां मेरा इंतजार करने वाले साहब का चेहरा बड़ा शनासा था। पूछा, आपके साथ कहाँ मुलाकात हुई थी? उन्होंने बताया कि बनी गाला में आपसे सलाम दुआ हो चुकी है। ये साहब पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता थे। उन्होंने शर्मिंदगी से भरे लहजे में रुक रुक कर बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत से जाली अकाउंट बना रखे थे। कोई अकाउंट खातून के नाम पर था, किसी अकाउंट पर कुरानी आयात लगा रखी थी और किसी अकाउंट पर पाकिस्तान का परचम लगा रखा था, लेकिन इन सब अकाउंट से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता था। हमें बताया गया था सोशल मीडिया पर झूठ बोलना पाकिस्तान की खिदमत है। फिर एक दिन हमारे सोशल मीडिया सेल से वाबस्ता तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा और हमारी एक साथी के दरमियान नाजायज ताल्लुकात का बांडा फूट गया। जिस औरत की मैं बहनों की तरह इज्जत करता था, इसका मकरू चेहरा सामने आया तो एहसास हुआ कि मैं एक सही मकसद के लिए गलत लोगों के हाथ इस्तेमाल हो रहा हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान ही छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान छोड़ने से पहले वो 3 लोगों से माफी मांगना चाहते थे, इनमें से एक मैं भी था। मैंने पूछा, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? डॉक्टर साहब ने एक लंबा सांस लिया और फिर गोया हुए कि 2019 में आपने रोजनामा जंग में एक कॉलम लिखा जिसका उन्वान था, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। इस कॉलम में आपने लिखा था कि बहुत जल्द सियासत का हीरो विलन और विलन हीरो बन जाएगा और वो बहुत रोएंगे जो कहते थे
कि मैं तुम्हें बहुत रुलाऊंगा। इस कॉलम के बाद आपके खिलाफ एक पूरी मुहिम बनाई गई। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल को हुक्म दिया गया कि हामिद मीर को इतनी गालियां दो कि ये खान साहब से माफी मांगने पर मजबूर हो जाए। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो रोजाना किसी न किसी यूट्यूबर से मेरे खिलाफ वीलॉग कराते, फेसबुक और ट्विटर पर नए नए इल्जामात लगवाते, ट्रेंड चलवाते, लेकिन आप अपनी धुन में मगन रहते, लिहाजा हम गुस्से में आकर आप पर मजीद घटिया इल्जामात लगाते। फिर उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और मुझे वो सब दिखाया जो वो सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ फैलाते रहे। मेरे समेत 30 सहाफी और एंकर इनके निशाने पर रहे। इनमें कुछ खवातीन सहाफी भी शामिल थीं। मैंने पूछा कि आपको इन सब से माफी नहीं मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन सब से बारी बारी मिलना मुश्किल है, लेकिन आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं कि आप हमसे इतनी नफरत नहीं करते जितनी नफरत हमने आपसे की। काफी देर गुफ्तगू के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 दिन बाद मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते ये पूछना चाहता हूं कि आपको 2019 में ये कैसे पता चल गया था कि हमारा अंजाम बहुत दर्दनाक होगा और दूसरों को रुलाते रुलाते हम खुद रोने लग जाएंगे। ये सवाल सुनकर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जिस कॉलम का आप जिक्र कर रहे हैं ये किस तारीख को शाया हुआ। डॉक्टर साहब ने लैपटॉप से चेक किया और बताया आपका कॉलम 21 नवंबर 2019 को शाया हुआ था।